नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। एक दिन में 1 लाख से ऊपर संक्रमण का आंकड़ा हमारे सामने है। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें रोज नए नए प्रतिबंध लगा रही हैं। जो सरकारें पहले से कह रही थी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, वो पिछले दरवाजे से आंशिक लॉकडाउन वाले आदेश निकालती जा रही हैं। ऐसे मुश्किल समय में हमारे देश में बहस एक दूसरी ही दिशा में घूम रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक का जो मामला तकनीकी पहलुओं के अध्ययन के बाद, प्रोटोकॉल के अध्ययन के बाद सुलझ जाना चाहिए था, वो अब राजनीति और आरोप प्रत्यारोप में ऐसा उलझ गया है कि ना उसका और समझ में आ रहा है ना छोड़। सरकार अदालत में बात को पाकिस्तान और सिख उग्रवाद तक ले जा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष पंजाब सरकार से सवालों को दलित अस्मिता का प्रश्न बना दे रहा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा पर बहस का स्तर वहां पहुंच गया है कि तरस खाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। आज दिन की बड़ी खबर में हम तर्क कुतर्क के इस सागर में एक बार फिर गोता लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस विषय पर एक साफ तस्वीर पेश कर पाएं आपके लिए। साथ में बात करेंगे नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले की भी, जिसने काउंसलिंग का रास्ता आखिरकार खोल दिया है। हम लगातार वो खबरें देख रहे हैं जिनमें विदेश से आने वाली फ्लाइट्स में बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। 6 जनवरी को इटली से पंजाब के अमृतसर में एक फ्लाइट लैंड हुई थी जिसमें 179 यात्री थे। इनमें से 125 लोग संक्रमित मिले। इटली को कोरोना के संदर्भ में एक हाई रिस्क देश माना गया है, इसीलिए इस देश से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोरोना जांच भारत में होती है और इसी क्रम में ये लोग सामने आए थे कि ये लोग संक्रमित हैं। अब ये सामने आया कि 125 में से कम 13 लोग क्वारंटीन सेंटर से ही भाग निकले हैं। 9 लोग हवाई अड्डे से ही चंपत हो गए थे और 4 लोग हॉस्पिटल से भागे। पंजाब पुलिस अब इन सब के खिलाफ कदम उठाने जा रही है। शायद यही सब देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत पहुंच रहे लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है अपने अपने घरों में। लेकिन हम अब भी जीवन को धन पर तरजीह नहीं दे पा रहे हैं। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने जा रहे गंगा सागर मेले को अनुमति दे दी। 8 से 16 जनवरी के बीच होने वाले इस मेले पर अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और इन शर्तों पर अमल के लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। वैसे पश्चिम बंगाल भाजपा ने मांग की है कि गंगा सागर मेले में लोगों की संख्या को काबू में रखा जाए। साथ में पार्टी ये भी चाहती है कि 22 जनवरी से पश्चिम बंगाल के 4 शहरों में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को टाल दिया जाए। वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पश्चिम बंगाल भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व से ये कहेगी कि 5 राज्यों में चुनाव टाल दिए जाएं। यही सवाल हम कांग्रेस, सपा, अकाली दल और इन चुनावों में भाग ले रही तमाम बड़ी पार्टी से भी पूछना चाहते हैं। चुनाव आयोग कह तो रहा है कि टीकाकरण बढ़ाइए। आज चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि कम से कम 80% लोगों को दोनों डोज देने के बाद ही इन राज्यों में चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव करवाकर संक्रमण में काबू रखना लगभग असंभव होगा। फार्सिकल उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। हम फिर वो सवाल दोहराना चाहते हैं कि अगर सिनेमाघर बंद हो सकते हैं, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पर जा सकती हैं, नाइट कर्फ्यू लग सकता है, वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है और इन सब प्रतिबंधों को तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है, भारत आने पर 7-7 दिन का क्वारंटीन हो सकता है, तो फिर किस मुंह से चुनाव करवाए जा रहे हैं? हम ये तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कोरोना जीवन और मरण का प्रश्न है, चुनाव नहीं है? अब चलते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक वाली खबर पर। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बारे में आगे कुछ बताने से पहले एक बार संक्षिप्त में पूरा घटनाक्रम आपको याद दिलाते हैं। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली के साथ दूसरी योजनाओं का शिलान्यास भी करना था। प्रधानमंत्री मोदी को फिरोजपुर पहुंचने से पहले हुसैन वाला शहीद स्मारक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुक गया क्योंकि आगे प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका हुआ था। 15 से 20 मिनट तक काफिला रुका रहा। उसके बाद वापस लौट गए पीएम। गृह मंत्रालय ने इस मामले को सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ लॉयर्स वॉइस ने पीएम की सुरक्षा चूक मामले में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की मांग है कि पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना कर रहे हैं। 3 सदस्य की बेंच है जिसके अध्यक्ष हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेंच में जस्टिस रमन्ना के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की कमेटियों से जांच को सोमवार तक स्थगित करने का मौखिक आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता लॉयर्स वॉइस एनजीओ की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनजिंदर सिंह पेश हुए थे। मनजिंदर सिंह ने स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कहा, एसपीजी एक्ट की बात कर रहे हैं,
एसपीजी एक्ट के मुताबिक घटना में लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। साथ ही तथ्य यह है कि इस यात्रा में जब पीएम मोदी को फिरोजपुर जाना था तो वहां 20 मिनट का अपरिहार्य ठहराव रहा। हम सभी को इस मुद्दे पर एक सहमत होना चाहिए जिससे ऐसा दोबारा न हो। सिंह ने आगे अदालत की निगरानी में एनआईए द्वारा पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जांच कमेटी में नियुक्त व्यक्ति अभी याचिका का विषय है, उनके खिलाफ एक याचिका लगी हुई है। राज्य में इससे पहले भी बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें अदालत ने जज की भूमिका पर सवाल उठाए थे। आगे मनजिंदर सिंह ने अदालत से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने की मांग की। अब आते हैं केंद्र के पक्ष पर। केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरे मामले को एक बड़ी सुरक्षा चूक बताते हुए याचिकाकर्ता की तर्ज पर केंद्रीय जांच का अनुरोध कर दिया। मेहता ने कहा कि जब भी पीएम का काफिला जाता है तो संबंधित राज्य के डीजी से पहले सलाह ली जाती है और रूट क्लियरेंस का संकेत मिलने के बाद काफिला आगे बढ़ता है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई रुकावट है। हालांकि घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस बहुत थी। वीडियो के मुताबिक पुलिसकर्मी चाय का आनंद ले रहे थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि एक नाकाबंदी है। ऐसी स्थिति में कोई गंभीर घटना हो सकती थी जो एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय होती। सॉलिसिटर जनरल ने यहां पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के एक वीडियो का जिक्र करते हुए सीमा पार के आतंकवाद के एंगल का भी जिक्र कर दिया। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार की जांच कमेटी में गृह सचिव की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल सीनियर एडवोकेट डीएस पटवालिया ने कोर्ट को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए कहा, राज्य इस मुद्दे को हल्के में ले नहीं रहा है, कहीं चूक हुई है और राज्य सरकार इस जांच के लिए सब कुछ कर रही है जो उसके पावर में है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाते हुए पटवालिया ने कहा, केंद्र समिति के अधिकारियों में से एक हैं एस सुरेश, वो पूरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हमारा तर्क है कि वो समिति का भी हिस्सा नहीं हो सकते। हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच हो लेकिन निष्पक्ष हो। एडवोकेट पटवालिया ने यह भी कहा कि इस मुद्दे में कोई राजनीति शामिल नहीं है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आगे उन्होंने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि अगर कोर्ट मामले की जांच के लिए किसी को नियुक्त करती है तो हमारी मांग है कि वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। साथ ही सीनियर एडवोकेट डीएस पटवालिया ने बेंच से अनुरोध किया कि वो केंद्र द्वारा गठित समिति की कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का आदेश दें। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसपीजी के आईजी एस सुरेश, जिनके नाम पर पंजाब के एडवोकेट जनरल को आपत्ति है, उन्हें हटाया जा सकता है और उनकी जगह जांच कमेटी में गृह सचिव को लाया जा सकता है। केंद्रीय जांच समिति आंतरिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इसके बाद सीजेआई रमना ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर आप किसी अधिकारी आदि के बारे में कार्रवाई करते हैं तो ये सोमवार तक होगा, तब तक के क्या होगा, ये प्रश्न पूछा। सारे पक्षों को सुनने के बाद सीजीआई ने मौखिक रूप से बताया कि कोर्ट का इरादा है कि दोनों कमेटियां सोमवार तक अपना काम रोक दें। बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को चंडीगढ़ के डीजी का सहयोग लेने और एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी को टीम में लेने की भी बात उन्होंने कही। पूरे मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 10 जनवरी को होगी। 10 जनवरी है वो सोमवार जिसका जिक्र हमने बार बार किया। ये सारी जानकारियां हमने समाचार वेबसाइट लाइव लॉ से ली है जो कि कानूनी मामलों पर नज़र रखती है। अब इस मामले पर हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं। पिछले दिनों ये देखने को मिला है कि इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ नफरती बातें लिखी जा रही हैं। आज अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये 2 सरकारों के बीच का मामला है, दिल्ली और चंडीगढ़, इसमें सिखों को नहीं घसीटा जाना चाहिए। अब चलते हैं नीट पीजी मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी में आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सत्र में ऑल इंडिया कोटे में 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को और 27% ओबीसी कोटे को बरकरार रखने का आदेश दिया है। यानी जो काउंसलिंग होगी इसमें ये दोनों कोटा लगेगा, 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल नीट पीजी की काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है, जिसके लिए लंबे समय से डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। 6 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश के हित में काउंसलिंग शुरू होना जरूरी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 8 लाख रुपए जो बनी हुई है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की आय सीमा की समीक्षा के लिए बनाई गई पांडेय कमेटी की रिपोर्ट पर मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। यानी कि अगले सत्र से ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए क्या आय सीमा होगी ये मार्च में तय हो सकता है।
ये तो हो गई आज के फैसले की बात। पूरा मामला समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, हम वहीं जा रहे हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक लोग इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए MBBS और BDS में एडमिशन पाते हैं, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में। इसी तरह नीट PG के जरिए मास्टर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे MD और MDS आदि। नीट परीक्षा में जिस हिसाब से कैंडिडेट स्कोर करते हैं उसी हिसाब से उन्हें कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो हुआ ये कि 12 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की तारीख का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में एक लाइन ऐसी थी जिस पर कई सारे छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नेशनल इंस्टीट्यूट्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सरेंडर्ड सीटों पर नहीं मिलेगा। सरेंडर सीट, ऑल इंडिया कोटा, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सब झाम समझ में नहीं आया, तो आसान भाषा में आपको इसे तोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं। 22 जून 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार के मामले में फैसला सुनाया। डॉक्टर प्रदीप जैन ने मेडिकल कॉलेजेस में रेसिडेंस या डोमिसाइल के आधार पर दिए जाने वाले रिजर्वेशन को, आरक्षण को चैलेंज किया था। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा की व्यवस्था की, ताकि राज्यों को उनकी सीमा में आने वाले मेडिकल कॉलेजेस में डोमिसाइल और रेसिडेंस के आधार पर 100% सीटें रिजर्व करने से रोका जा सके, ताकि जहां अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, वहां के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों में पढ़ने का भी मौका मिल जाए। इसके बाद सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजेस में 15% अंडर ग्रेजुएट सीट्स और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व कर दी गई। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS की 100 सीटें हैं, तो उनमें से 15 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया राज्य नहीं, केंद्र सरकार पूरा करती है। राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज की ये सीटें केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत आने वाली इन सीटों पर किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इन 15% सीटों को सरेंडर्ड सीट्स भी कहा जाता है। बाकी 85% सीटों को राज्य सरकारें अपने नियम कानून के हिसाब से भरती हैं, अपने यहाँ की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी लगा सकती हैं। जितना कोटा वो अपने यहाँ देते हैं वो इन 85% पर लागू होता है। ये हो गई राज्यों की बात। केंद्र सरकार भी अपने नेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे BHU में OBC में नॉन क्रीमिलेयर उनको 27%, SC को 15% और ST को 7.5% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देती है। लेकिन 2007 तक ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत आने वाली सीटों में आरक्षण की व्यवस्था थी नहीं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में भी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। इसके बाद 15% आरक्षण SC कैटेगरी के लिए आया और 7.5% आरक्षण आया ST के लिए। ऑल इंडिया कोटे की बात हम कर रहे हैं। इसमें OBC रिजर्वेशन के लिए कोई जिक्र नहीं था और तब से फिर ऐसे ही चलते हुए आ रहा था 2007 से। 2021 में जब नीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कई सारे संगठनों ने ऑल इंडिया कोटा में OBC रिजर्वेशन न मिलने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन नाम के संगठन ने एक डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि पिछले 4 सालों में ऑल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल दोनों के UG PG मिलाकर 40,842 सीटें राज्यों से ली गई। अब इनमें से अगर 27% OBC रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें भरी जाती हैं तो कुल 11,027 सीटें OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। ये डेटा 2017 से 2020 का है, क्योंकि 2017 में ही नीट को पूरी तरह से लागू किया गया। इस डेटा को शेयर करते हुए कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को फिर घेरना शुरू किया, जिसके बाद 28 जुलाई 2021 को NDA के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ऑल इंडिया कोटा में भी OBC आरक्षण की मांग की। इसके बाद अगले दिन यानी 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया कोटे के तहत OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया। अब यहां एक समस्या का समाधान हुआ तो दूसरी शुरू हुई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। इसके अलावा EWS कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा तय कर दी गई। इन दोनों बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कुछ छात्रों ने केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। छात्रों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, पहला, OBC और EWS को इस तरह से आरक्षण देने के बाद कुल आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा बिंदु, EWS की आय सीमा किस आधार पर तय की गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। छात्रों का तीसरा और जरूरी बिंदु यह था कि बीच खेल में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रिजर्वेशन कोटा में बदलाव कैसे हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय तय करने का कारण पूछ लिया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में एक समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में रहने वाले व्यक्ति के वार्षिक आय की तुलना यूपी के एक दूरस्थ गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ कैसे होगी। कोर्ट ने इंदिरासानी फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी आय ओबीसी में 8 लाख रुपए से कम है वे शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंड को पूरा करते हैं। यहाँ जो ईडब्ल्यूएस है, हम शुद्ध आर्थिक पिछड़ेपन से निपट रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि केंद्र ने आय की सीमा तय करने के लिए क्या अभ्यास किया है। 21 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया तय करने को सही ठहराया। कहा कि सिंघो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। साल 2006 में यूपीए सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर रिसर्च के लिए मेजर जनरल एसआर सिंघो रिटायर्ड के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ने इसी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 8 लाख की सीमा बांधना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है। ओबीसी की क्रीमी लेयर लिमिट तय करने के लिए जो पैरामीटर तय किए गए थे, ईडब्ल्यूएस पर भी उसी तरह लागू होते हैं। इसका मूल यही है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसे दूसरों की कीमत पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। केंद्र ने यह भी कहा कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही स्कीम का लाभ मिले, इसलिए कुछ अपवाद जोड़े गए हैं। बीबीसी में प्रकाशित खबर के मुताबिक किसी परिवार को ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ नहीं मिलेगा अगर उसके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा कृषि जमीन हो, 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा फ्लैट हो, 100 गज या उससे बड़ा प्लॉट अधिसूचित नगर पालिका में हो, 200 गज या उससे बड़ा प्लॉट गैर अधिसूचित नगर पालिका में हो। सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के बाद 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब तक आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्टता नहीं आ जाती तब तक नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। नीट पीजी की परीक्षा अब हुई थी सितंबर में और 24 से 29 अक्टूबर 2021 तक इसकी काउंसलिंग हो जानी थी। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया। इस समिति में आईसीएसआर के सदस्य सचिव प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय सलाहकार संजीव सान्याल को भी शामिल किया गया था। केंद्र ने आय सीमा पर समीक्षा के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख दी थी 6 जनवरी 2022। इस बीच नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दिसंबर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस में झड़प भी हुई थी, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से पुलिस के ऊपर बर्बरता का आरोप लगाते हुए ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस हॉस्पिटल लौट गए थे। 31 दिसंबर को पांडे कमेटी ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि अगले साल 8 लाख रुपए की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि इस साल इसी सीमा के साथ काउंसलिंग शुरू की जानी चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपए की सालाना सीमा के साथ साथ उन परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है। यानी अगली सिफारिश में यह साफ होगा कि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि है उनको ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखा जाएगा, चाहे उनकी कृषि भूमि पर फसल से उनको कितनी भी आमदनी होती हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार ने बताया कि मौजूदा सत्र में ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि फिलहाल कोई भी बदलाव करना बहुत पेचीदगी भरा हो सकता है। केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले के बारे में हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश हित में काउंसलिंग शुरू होना जरूरी है। हम इस चरण को यहीं खत्म करते हैं। हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है और उनकी चिंताएं वास्तविक हैं। सुप्रीम कोर्ट अब मार्च के तीसरे सप्ताह में पांडे कमेटी के सुझावों पर सुनवाई करने वाली है। अब आखिर में बारी है कू की राय की। हमने आज कू पर आपसे पूछा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आय सीमा 8 लाख रखने को आप सही मानते हैं या नहीं। हाँ और नहीं का परसेंटेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आप अगर कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहते हैं, आगे भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कूकर बताइए। कू करके हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दी ललन टॉप।